नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 10 मई और 10 मई को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित करने वाले हैं, आज हम उन पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की अपनी चर्चा प्रारंभ हो उससे पहले चलते हैं हम अपने कल के प्रश्न की ओर। अपना कल का प्रश्न था, किस राज्य में लोक स्वास्थ्य व महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को मंजूरी मिली है? तो इसका सही उत्तर था 4 नंबर विकल्प उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुछ समय के लिए यह अध्यादेश लागू किया गया है ताकि कोविड-19 कि इस महायुद्ध में हमारी विजय प्राप्त हो सके, यानी हम विजित हो सके। क्योंकि जो राष्ट्रद्रोही हैं, समाजद्रोही हैं या देशद्रोही हैं और जो इस रोग को अधिक से अधिक फैलाना चाहते हैं, उसी लोगों पर प्रतिबंध लगाने हेतु यह अध्यादेश प्रारंभ किया गया है। अब हम चर्चा करते हैं अपने आज के प्रश्नों की। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अपनी संपूर्ण तैयारी हेतु वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? मई के दूसरे शनिवार को, अक्टूबर के दूसरे शनिवार को, 9 मई व 10 अक्टूबर को या 1 और 2 दोनों विकल्प सही हैं। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर विकल्प, यानी मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार, ये एक वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। 1 मई को, अब की बार 9 मई, और 9 मई को दूसरा शनिवार था इसलिए 9 मई को मनाया गया। और यदि अक्टूबर की बात करें तो 10 अक्टूबर को दूसरा शनिवार होगा अक्टूबर का, तो इस वर्ष 10 अक्टूबर को भी ये मनाया जाएगा। तो कब मनाया जाता है यदि प्रश्न आता है तो आपको शनिवार बताने हैं, मई का दूसरा शनिवार और अक्टूबर का भी दूसरा शनिवार। अब यदि अपन बात करें क्यों मनाते हैं, तो देखिए, प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए लोगों के मन में जागरूकता पैदा करने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। साथ ही जिन जिन स्थानों पर प्रवासी पक्षियों का आवागमन होता है, उन स्थानों के संरक्षण हेतु भी लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो जाए, इसलिए भी यह मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम रखी गई है वो है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ड्स, यानी पक्षी हमारे आसपास संसार से संबंधित रहें। ये अब की बार की थीम रखी गई थी। अब अपन चलते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न की ओर। आज का अपना दूसरा प्रश्न है, रिलायंस जियो में किस कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी नहीं खरीदी है? ऑप्शंस हैं सिल्वर लेक, फेसबुक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स या गूगल। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर गूगल। आपको ध्यान होगा, सबसे पहले फेसबुक, जिसके हम बात कर चुके थे, ने 9.99% शेयर रिलायंस जियो से खरीदे थे। उसके बाद सिल्वर लेक ने भी 1.15% हिस्सेदारी रिलायंस जियो से खरीदी थी, जो कि एक अमेरिकी कंपनी है। और अब विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने भी रिलायंस जियो से 2.32% हिस्सेदारी को खरीदा है। यानी लगभग विदेशी कंपनियां रिलायंस जियो की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं और अब वो अधिक से अधिक भारत में निवेश करना चाहते हैं। इसी के तहत
अब तक 3 कंपनियां सिल्वर लेक, फेसबुक और विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने रिलायंस जियो में हिस्सेदारी खरीदी है। इसके बाद है आज का अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? विकल्प हैं हमारे पास छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है वो है 4 नंबर विकल्प उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्रवासी लोगों को सरकारी योजनाओं और नौकरियों में जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया गया है। यदि अपन उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आपको ध्यान होगा इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया था, विशेषकर उन लोगों के लिए जो बाहर के राज्यों में फंसे हुए हैं और उत्तर प्रदेश में वापस आना चाहते हैं। इसके अलावा जियोटेक कम्युनिटी किचन, जो कि गूगल के साथ मिलकर के प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा भारत का पहला राज्य बना था वर्चुअल अदालतों के प्रयोग में, यानी जहां ऐप के माध्यम से सुनवाई की जाती है अदालतों में, जिसको नाम दिया गया वर्चुअल अदालत। उसके बाद है आज का अपना चौथा प्रश्न। आज का अपना चौथा प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर हेतु नए मार्ग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? 4 विकल्प हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या नितिन गडकरी। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प राजनाथ सिंह, जो कि हमारे वर्तमान डिफेंस मिनिस्टर हैं। हाल ही में एलओसी पर लेपुलेख दर्रा है और उस लेपुलेख दर्रा पर 80 किलोमीटर की एक रोड बनाई गई है, जो कि कैलाश मानसरोवर से भारत को कनेक्ट करती है। अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले लोगों को 84% भारतीय भूमि पर ही चलना पड़ेगा, जो कि पहले बहुत ज़्यादा था। अब केवल 16% मार्ग चीन की भूमि पर रहेगा, इस पर हमें चलना होगा। बाकी भारत अपनी ओर से लगभग पूरी कोशिश कर चुका है। तो एक नया मार्ग बनाया गया है, उसका उद्घाटन किया है हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने। उसके बाद है 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राज्य अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ है? वो विकल्प हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है वो है असम। असम में हाल ही में 2500 सूअर एक साथ मरे हैं और ये कहा गया है कि इसका कारण है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका आगमन भी चीन से ही हुआ है। यदि अपन असम की बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं एस सोनोवाल यानी सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम में ही एक विशेष अभयारण्य है, नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा दूसरा है मानस नेशनल पार्क, ये 2 जरूर याद रखें, बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आपको बताऊं कि प्रज्ञा के नाम से एक ऐप लॉन्च की थी असम ने, वो थी छात्रों के लिए, और राजस्थान में भी छात्रों के लिए एक ऐप काम में ली जा रही है, ई स्माइल ऐप। उसके बाद है आज का अपना छठा प्रश्न।
छठा प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने $400 मिलियन का ऋण किस देश को दिया है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या भारत? तो इसका सही उत्तर है वो है अफगानिस्तान को। वर्ल्ड बैंक ने $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। यदि अपन वर्ल्ड बैंक की बात करें तो मुख्यालय है वाशिंगटन में। वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और CEO हैं अंशुला कांत। और यदि अपन अफगानिस्तान की बात करें तो राजधानी है काबुल और राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। उसके बाद है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, मूडीज के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने की संभावना है? कि यदि वर्तमान परिस्थितियां ही चलती रही तो भारत की जो विकास दर है वो 2021 में कितनी रहेगी? 2.6%, 1.5%, 0% या 2.9%? तो इसका सही उत्तर है 0%। मूडीज ने कहा है कि कोविड-19 के इस दौर में जो समस्याएं पैदा हुई हैं यदि वो यों की त्यों बनी रही तो 2021 में भारत की विकास दर 0% रहेगी। यदि मूडीज की बात करें तो मूडीज का मुख्य कार्यालय है न्यूयॉर्क में और इसके संस्थापक यानी कि इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं RW फ्रैंक डेनियल जूनियर। RW फ्रैंक डेनियल जूनियर इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। उसके बाद है आज का अपना आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, किस राज्य में 10th की परीक्षाएं करवाए बिना ही उन्हें यानी छात्रों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत कर दिया गया है? पंजाब, राजस्थान, असम या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही उत्तर है पंजाब। पंजाब सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि 10वीं के छात्रों की परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा बल्कि उन्हें आगामी कक्षाओं में क्रमोन्नत किया जाएगा। और इसका कारण आप सभी जानते हैं, कोविड-19 है। पंजाब की बात करें तो राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। उसके बाद है आज का अपना नवा प्रश्न। नवा प्रश्न है, ओवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत हाल ही में किसने की है? ओवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसने की है? महिंद्रा, हुंडई, मारुति सुजुकी या टाटा? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प महिंद्रा। महिंद्रा कंपनी ने वर्तमान समय में जब गाड़ियों की बिक्री नहीं हो रही है तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ताकि ऑनलाइन गाड़ियों की बिक्री हो सके, पुरानी गाड़ियां वापस खरीदी जा सकें, एक्सचेंज किया जा सके या फिर जो गाड़ियों के पार्ट्स हैं उनको बेचा जा सके। उसके लिए ओवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। उसके बाद है अगला प्रश्न यानी कि 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, AIIB ने कोविड-19 की आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन का ऋण किसे दिया है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या भारत? तो इसका सही उत्तर है भारत को दिया है। AIIB से मतलब है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 2016 में हुई और भारत ने पहली बार इस बैंक से ऋण लिया है। इसका कार्यालय है चीन में और जिन लिलुन इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी और भारत ने $500 मिलियन का ऋण लिया है और पहली बार ऋण लिया है।
उसके बाद है 11वां प्रश्न। आज का अपना 11वां प्रश्न है, किस राज्य में संजीवनी वाहन की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में संजीवनी वाहन की शुरुआत की है। संजीवनी वाहन क्या है? तो ये एक ऐसा वाहन है, गाड़ी है, जिसके अंदर बैठकर डॉक्टर्स रोगी का इलाज कर सकते हैं। यानी जो बहुत ही ज़्यादा कोविड-19 से ग्रसित है, ऐसे लोगों का इलाज करने के लिए संजीवनी वाहन को प्रारंभ किया है या कि इसकी शुरुआत की है। यदि अपन एमपी की बात करें तो जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश में लागू की गई थी, जो इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने के लिए थी। जीवन शक्ति योजना यानी जो मास्क बनवाए जा रहे थे 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से शहरी महिलाओं से, नाम रखा गया था जीवन शक्ति योजना। इसके लिए छात्रों के लिए टॉप पेरेंट योजना भी लागू की गई है। जैसे राजस्थान में है ई स्माइल, वैसे ही मध्य प्रदेश में है टॉप पेरेंट। और उमरिया जिले में संकल्प योजना बुजुर्गों के लिए प्रारंभ की थी, वो भी मध्य प्रदेश ने ही प्रारंभ की थी। उसके बाद है आज का अपना 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने 37 हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया है? टाटा पावर, रिलायंस, महिंद्रा या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प टाटा पावर। ये 1200 करोड़ रुपए का एक समझौता हुआ है, जिसके तहत 37 हवाई अड्डों को आधुनिक हवाई अड्डों के रूप में बदल दिया जाएगा। यदि टाटा पावर की बात करें तो इसका मुख्य कार्यालय है दिल्ली में और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखर। उसके बाद है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, कश्मीर में नए आतंकी संगठन को क्या नाम दिया गया है, जिसने हाल ही में हुए एक आतंकवादी क्रिया का खुलासा किया है और कहा है कि हमने किया है। यानी संगठन का नाम आपको बताना है। तो विकल्प हैं द रेजिस्टेंट फ्रंट, मुजाहिदीन, द पावर फ्रंट या द कश्मीर फ्रंट। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प द रेजिस्टेंट फ्रंट। अब तक कश्मीर में जितने आतंकी संगठन चलते थे, सबने मिलकर एक नया संगठन बनाया है और उसको नाम दिया गया है द रेजिस्टेंट फ्रंट। उसके बाद है आज का अपना 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है, श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? डीपीएस नेगी, आर के त्यागी, विवेक ओबेरॉय या पी के बंसल। तो इसका सही उत्तर है डीपीएस नेगी। इससे पहले वे वित्त सलाहकार थे और अब इन्हें श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में स्थापित किया गया है। उसके बाद है आज का अपना विशेष प्रश्न। विशेष प्रश्न है दोस्तों, जेनेरिक आधार फार्मेसी कंपनी के 50% शेयर किस कंपनी ने खरीदे हैं? यानी 2 साल पहले प्रारंभ हुई कंपनी जेनेरिक आधार फार्मेसी के 50% शेयर किसने खरीदे हैं? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।